दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 2-3 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। रादर मेरे ख्याल में 4-5 दिन हो गए होंगे कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। उसका कारण ये है कि आई हैव बीन अवे ऑन सम वर्क एंड कुछ वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। बट एनीवे, अब मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ आपसे, एंड दैट इज ईरान एंड इट्स लीडरशिप। Now, Iran, आप देखिएगा, is a very important nation in the Middle East. And historically, Iran has been a very powerful empire from the days of the Zoroastrian dynasty when Darius and Yaxis, the great emperors, ruled Iran. And then Iran fell into disrepute during the Second World War. And finally, the Shah of Iran was put into power by the CIA, but he was overthrown in 78 and the present regime came into power. दोस्तों, अब एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि ईरान जो है एक शिया नेशन है, एंड ऑब्वियसली जो सुन्नी नेशंस है दे डोंट लाइक ईरान वेरी मच। पहला पॉइंट तो ये है। सेकेंडली ये है कि ईरान एक रास्ता चुना है विच मीन्स गोइंग बैक टू द ओल्ड एजेस, जिसमें वुमेन को सप्रेस करते हैं वो, एंड देयर हैव बीन सो मेनी केसेस ऑफ यंग वुमेन हु डिडंट वांट टू वेयर द हिजाब बीइंग किल्ड। और तो और ईरान में एक ऐसा शख्स पावर में आ गया जिसका नाम प्रेसिडेंट री साहब, जानते हो उसे। He was a very important figure as far as the Iranian Republic is concerned. And he was a hardliner. Hardliner का मतलब आप समझते हैं कि वो extreme views रखता था. And he was supporting Hezbollah, he was supporting Hamas, he was maintaining an army in Iraq, Syria. Overall, उनका एक ही attempt था to dominate the world. एक चीज से वो चूक गए, एंड दैट वाज द एटॉमिक बॉम्ब। उसकी टेक्नोलॉजी उनके पास कंप्लीटली नहीं थी। हो सकता है एक दो छोटे बॉम्ब कोई बना लिया उन्होंने, बट दे डोंट हैव द डिलीवरी सिस्टम। और इस वक्त जो प्रेसिडेंट राइस थे इनके ईरान के, ही वाज प्लेइंग बिग स्टेक्स। और बिग स्टेक्स क्या है उनकी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जानते हो, ही हैड मेड ए विजिट टू पाकिस्तान और 3 दिन पाकिस्तान में रहा। ऑब्वियसली वो वहाँ मच्छी खाने नहीं गए थे। ही वेंट विद ए स्पेसिफिक प्रपोजल, एंड वो प्रपोजल ये था, यू गिव मी द टेक्निकल एंड द न्यूक्लियर नो हाउ ऑफ द डिलीवरी सिस्टम एंड आई विल गिव यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स। यानी मैं, पाकिस्तान आप जानते हो बैंकरप्ट है, तो ही वॉज होल्डिंग ए लॉलीपॉप फॉर पाकिस्तान कि मैं आपको इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दूंगा, आप ये मुझे टेक्नोलॉजी दे दीजिए। एंड मुझे लगता है कि चाइना से कुछ प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर टू गिव दैट टेक्नोलॉजी। एक और गेम वो खेल रहे थे प्रेसिडेंट राइस, एंड दैट वाज विद इंडिया। इंडिया का कुछ इंटरेस्ट था अफगानिस्तान में, और दे हैव बीन डेवलपिंग द चाबार पोर्ट। और उन्होंने कहा, अच्छा आप ये पोर्ट 10 साल के लिए ले लीजिए, मतलब you operate it, run it, and invest in it. India was to invest $250 million in this port. The Indian Prime Minister और Finance Minister शोर मचाने शुरू कर दिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हमको मिल गई है। पर हिस्टोरिकली आप एक याद रखिए कि डम डम पहले बजाने से पहले यू मस्ट थिंक व्हाट इज ईरान। Iran has never supported India on Kashmir, number one. Number two, Iran has never accepted the Indian contention that Kashmir is a part of India. And number three, every 6 months or 1 year, whenever the Organization of Islamic States की मीटिंग होती है, उसमें ईरान इज ए सिग्नेटरी
to the fact, to a resolution that इंडिया बहुत अत्याचार कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर. नाउ आई डोंट नो हाउ मिस्टर मोदी और जयशंकर ये बातें भूल गए जब उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी. एंड ये जो शख्स थे इनकी डेथ हो गई. नाउ द डेथ इटसेल्फ इज ए मिस्ट्री. नाउ ये आदमी जो था, he was so powerful that he was going to take over from the Ayatollah, who is 86 years old. And in fact, he was the number 2 man in power in Iran. He was backing Hamas, as I've told you, he was backing Hezbollah, and he had a lot of enemies all around, including people in Iran. There were many who were fed up with him. Now he had gone to Azerbaijan for the opening of a dam, and there were 3 helicopters. आप जानते हो, ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है. और जिस हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. अब ये क्रैश होना हेलीकॉप्टर का इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर था, इट वाज ए बेल हेलीकॉप्टर जो शाह ऑफ ईरान के टाइम के चल रहे हैं ईरान में, बिकॉज अमेरिका ने बहुत से सैंक्शंस लगा रखे हैं. स्पेयर पार्ट्स नॉट अवेलेबल, बट दीज आर वेरी रिलायबल हेलीकॉप्टर्स एंड दे डोंट क्रैश दैट इजीली. तो ऐसी क्या बात हो गई कि तीनों हेलीकॉप्टर में सिर्फ प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर की का क्रैश हो गया एंड बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर आराम से आ गए. नाउ जब ये क्रैश हुआ, ईरान इमीडिएटली कुड हैव अनाउंस्ड कि द प्रेसिडेंट्स हेलीकॉप्टर हैज क्रैश्ड, पर ये इन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी. एंड दे वर सेइंग कि हमें पता नहीं क्या हुआ है, वेदर खराब था एंड ऑल दैट नॉनसेंस. और ये जो एरिया जहाँ ये हेलीकॉप्टर था, वाज अ वेरी स्मॉल एरिया, वेदर ऑफ कोर्स वाज बैड, बट उसको लोकेट करना बहुत मुश्किल बात नहीं थी. रशियंस ने एक इंफॉर्मेशन कुछ दी है, दैट इज दैट दिस प्लेन could have been shot down by a missile or something like that. I mean, this is not a hard and fast truth, but ये एक opinion या whatever evidence Russians have got on the end. और Russia also has an axe to grind, because Russia wants कि ईरान के relations अमेरिका और इजराइल एंड अदर कंट्री के साथ और खराब हो जाए. इजराइल ऑफ कोर्स ने कहा कि हमने ये काम नहीं किया है. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी आर कमिंग टू इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड. आई एज ए थ्योरेटिशियन विल टेल यू दैट ये कट एंड राइट केस नहीं है, बिकॉज मोमेंट इनकी डेथ हुई and it became public, people in the Iranian exiles in Germany, in England, they were distributing sweets, agitating and celebrating. And मुझे कुछ खबर है कि ईरान में भी कुछ लोगों ने सेलिब्रेट किया इसकी डेथ का, particularly the women. They were celebrating it. And not only that, I am told in Gaza also a few people were celebrating at the death of a Shia leader, because Gaza जो है basically Sunni and Iranians are Shia. देखिए, शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री, एंड ये 1000 साल से ज़्यादा से चल रहा है. एंड ईरान वांट्स टू टेक ओवर एज द लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, पर ये काम नहीं हो पाया और नहीं होगा, बिकॉज 80% ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज सुन्नी, और इसमें कुछ भी हो सकता है. सो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, आई मीन टू माई माइंड, दैट हाउ कम एक कॉन्वे जा रहा है 3 हेलीकॉप्टर्स का, और उसमें सिर्फ जो प्रेसिडेंट रईस और जिसमें उसके फॉरेन मिनिस्टर थे वो ही टारगेट हुआ और वो ही क्रैश हो गया. एक एक्सक्यूज ले लेना कि ये वेदर खराब था, वेदर तो मालूम था सबको खराब है, एंड ही शुड नॉट हैव टेकन ऑफ. व्हाई डिड ही टेक ऑफ? एंड 2 दूसरे हेलीकॉप्टर जो थे वो तो लैंड कर गए सेफली, और ये नहीं लैंड किया. नाउ
सिचुएशन इज वेरी वेरी ग्रिम। और आप समझिए कि ईरान की लीडरशिप इज अंडर थ्रेट। सबसे पहले तो आप देखिए कि इजराइल ने एक बम्बार्डमेंट किया था टू द एम्बेसी आई थिंक इन लेबनन, जहां ये लीडर जो बैठ के प्लान बना रहे थे, दे वर द जनरल्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड, ये बैठ के प्लान बना रहे थे हाउ टू डिस्ट्रॉय इजराइल। पर इजराइल की इंटेलिजेंस इज वेरी स्ट्रांग, दे गॉट विंड ऑफ इट, दे बॉम्ब्ड इट एंड ऑल द जनरल्स डाइड। अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि ईरान हैड टू टेक सम फेस सेविंग एक्शन। और ग्रेट प्लानिंग के बाद उन्होंने कोई 334 ड्रोन्स, मिसाइल्स और आईसीबीएम्स लॉन्च की, और ईरान का नाम बिल्कुल मिट्टी में धुल गया जब वो उनमें से एक भी मिसाइल सक्सेसफुल नहीं हुई, और सब की सब मिसाइल जो थी वो शॉट डाउन हो गई। फिर एक काउंटर अटैक आया इजराइल का, एंड दैट वाज सक्सेसफुल। हालांकि उन्होंने उनके न्यूक्लियर टेस्ट अटैक नहीं किए, बट स्टिल देयर वर लॉट ऑफ एक्सप्लोजन इन सेंट्रल ईरान। तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि जो ईरान था इट वाज फीलिंग अंडर थ्रेट। दैट इज वाई ये इनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को विजिट किया नंबर 1, और इंडिया को शाहबाद का पोर्ट दे दिया। यू सी दिस इज ए जस्ट ए स्टॉप गैप थिंग। आई डोंट थिंक पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो न्यूक्लियर नो हाउ ईरान को दे देंगे, विद अमेरिका बीइंग इन स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऑफ दिस। खैर, अब जिस इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज in the world to get rid of this man. And whether they achieved or it was a natural calamity, ये तो ईरानियन खुद ही जानते हैं। बट नेट रिजल्ट ये हुआ है कि ईरान की लीडरशिप को बहुत बड़ा धक्का लगा है, एंड ऑल देयर एग्रेसिव पोस्चर्स नाउ विल हैव टू बी थॉट ओवर। और हो सकता है द नेक्स्ट मैन हु कम्स इनटू पावर मे नॉट बी दैट rigid as this gentleman was. As you know, the women in Iran are greatly harassed, and there have been so many women who have been dealt with in a summary manner, and then they were going and thinking that they will destroy Zionist Israel, and they were supporting Hamas. And आप जानते हो कि हमास की हालत क्या है अभी, they are on their last legs. रशिया इज ऑल्सो गॉट एन एक्स टू ग्राइंड, एंड बेसिकली उनका एक ही गेम है कि टू स्पॉइल द पिच, और रादर कहते हैं अंग्रेजी में क्वीर द पिच एज फार एज रिलेशनशिप बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसर्न। अमेरिका इस वक्त बहुत कमज़ोर विकेट पे है। दे डोंट वांट टू फाइट ईरान, बट एट द सेम टाइम दे वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर उनकी लीडरशिप जो है वो खत्म हो जाए। अब एक स्टॉप बैक आदमी जो है, ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द टाइम बीइंग, एंड आई थिंक इन another 50 days the elections have to be held, and उस टाइम तक वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि आगे ईरान क्या करता है। मेरी ओपिनियन ये है कि ईरान की लीडरशिप को बहुत बड़ा धक्का लगा है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से लोग ईरान में भी और दुनिया में भी खुश हैं कि ये शख्स जो है ये इस दुनिया में नहीं रहे। एंड नंबर 3, जो हिजबुल्लाह और हमास हैं, इनको बहुत बड़ा धक्का लगा है कि जो उनका बेनिफैक्टर था, उनका वेल विशर था, ही हैज बीन वाइप्ड आउट। सो जेंटलमैन, ये मैंने जैसे आपको बताया, ये कट एंड ड्राइड केस नहीं है, एंड ऑब्वियसली इट मीन्स दैट देयर आर सो मेनी कंट्रीज दैट कुड हैव टेकन पार्ट इन इट टू गेट रिड ऑफ दिस जेंटलमैन, एंड don't be under the impression that it was a cut and dried thing and a simple thing and the weather was bad and the plane crashed. It doesn't happen like that. I could have understood if some other plane had crashed, but the very fact that this plane was targeted obviously means something more than meets the eye. The Russians also must be wondering kya ho gaya, and I think India will have to be very, very wary, because ईरान का प्लान था टू ड्रैग इंडिया इनटू ए पिट, ज़बरदस्ती इंडिया को शाहबाद पोर्ट की ऑपरेशन दे दिया फॉर 10 years,
and what is going to happen after 10 years? किसने देखा है? And now जो architect of this is no more. अब next आदमी जो आता है वो क्या सोचता है इसके बारे में, that is to be seen. And statements like Indian people are standing with Iran and all that, I mean, this has little relevance to the ground reality, where Iran has always not told the Indian line in Kashmir. And we should not forget कि ईरान की प्रेसिडेंट की पहली विजिट आफ्टर द डिफीट विद इजराइल वाज पाकिस्तान. सो जेंटलमैन, ये आगे आगे जो मिस्ट्री है वे सॉल्व हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है. इट विल बी सॉल्व एंड डेफिनेटली ईरान की लीडरशिप को बहुत बड़ा धक्का लगा है. दे आर नाउ ऑन द बैक फुट एंड वील हैव टू वेट एंड सी व्हाट हैपेंस. ईरान इज नाउ standing alone, I think, in the world. It doesn't have Afghanistan as its friend. Pakistan doesn't know which way the wind is blowing. The Russians also are a little wary of Iran. And then Hezbollah and Hamas. Hamas in particular is almost on the verge of decimation. Israel is about to conquer Rafah also. And Americans themselves are not clear what they have to do about Iran. So, gentlemen, एक era खत्म हो गया है. This president was a hardliner, and a hardliner who believed that Iran's time has now come to destroy the world and take revenge. पर वो revenge लेते लेते खुद ही इस दुनिया से चले गए. So that mystery has to be solved. Of course, what I have said are just the conjectures. And as a military theoretician, I can say that this death is not cut and dried, and it does not meet the semblance of fair and square. Gentlemen, I will close now. I hope you like this video. Share it with your friends, and do come back for more. In the meantime, I will once more say that Iran is now on the threshold of either disaster or greater disaster. I think there is no third option as far as Iran is concerned. They'll have to think what is to be done now, because practically, in my opinion, I think Iran is comparatively friendless. See, Russia is their friend, but Russia cannot come in support of Iran in a big way because they're involved in the Ukraine war. And China always plays a double game. You all know it. What the Chinese interests are different. It is only the Indians who are a little foolish. They just go around rushing in. You will remember that Indians went in and rushed in when there was an earthquake in Turkey. And later on, just after the Indian team came back, the Turkish representative in the United Nations castigated India and the UN for human rights violations in Kashmir. तो पहली बात तो ये टर्की को ये हेल्थ टीम्स वगैरह भेजने की क्या जरूरत थी? देयर इज नो रिक्वायरमेंट. एंड सिमिलरली नाउ मेकिंग स्टेटमेंट्स galore from Modi and Jaishankar has also got little meaning. I have not seen statements emanating from Saudi Arabia and UAE and all that. Nothing has happened. So, gentlemen, we should be careful. As the saying goes, fools walk in where angels fear to tread. Well, gentlemen, I think I will close now. Say goodbye and God bless.